नमस्कार, कैपिटल टीवी के स्पेशल स्टोरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। एक मंच पर फोटो खिंचवाने के लिए इकट्ठी हुई पार्टियां अब धीरे धीरे अलग हो रही हैं और इससे सबसे ज्यादा झटका अगर किसी को लग रहा है तो वो है कांग्रेस पार्टी, क्योंकि सभी विपक्षी पार्टियों के एक मंच पर आने से सबसे ज्यादा फायदा भी कांग्रेस को ही होता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन अब ये सब कुछ उल्टा हो रहा है। आज आपको कुछ ऐसे ही खुलासे अपनी स्पेशल स्टोरी में बताएंगे जो कांग्रेस के रातों की नींद उड़ाने वाले हैं। लोकसभा चुनाव के 6 महीने बाद ही इंडिया गठबंधन में उठापटक शुरू हो गई है। आधिकारिक तौर पर भले ही गठबंधन में टूट नहीं हुई है, लेकिन आंतरिक तौर पर इसके स्ट्रक्चर में बदलाव होने की चर्चा है। पिछले 1 महीने के भीतर गठबंधन में शामिल 6 पार्टियों ने जिस तरीके से कई बड़े मुद्दों पर कांग्रेस का साथ छोड़ा है, उससे इंडिया से के फिर से यूपीए में तब्दील होने की बात कही जा रही है। 2023 में संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन यानी कि यूपीए को खत्म कर विपक्षी दलों ने इंडिया गठबंधन का निर्माण किया था। 2022 में नीतीश कुमार ने यूपीए के विस्तार की कवायद शुरू की थी। नीतीश ने इसके लिए अरविंद केजरीवाल से लेकर ममता बनर्जी तक और अखिलेश यादव से लेकर सीपीएम के सीताराम येचुरी तक से संपर्क साधा। नीतीश की यह मुहिम सफल हुई थी, जिसके बाद जुलाई 2023 में 26 दलों के साथ विपक्ष का एक विस्तृत गठबंधन तैयार हुआ था। यूपीए के बदले इस गठबंधन का नाम इंडिया गठबंधन रख दिया गया था। इंडिया गठबंधन में जहां यूपीए के डीएमके, एनसीपी यानी कि शरद पवार, झामुमो, आरजेडी जैसे दलों को शामिल किया गया था, वहीं गठबंधन में सपा, आम आदमी पार्टी और टीएमसी, बाप और रालोसपा जैसी नई पार्टियां भी जुड़ी हुई थी। हालांकि जनवरी 2024 में गठबंधन से सबसे पहले नीतीश कुमार ही निकले थे। नीतीश ने इंडिया का दामन छोड़ एनडीए का हाथ थाम लिया। 1 महीने में 6 पार्टियों का मोह भंग। ममता बनर्जी की कांग्रेस भी आधिकारिक रूप से इंडिया गठबंधन में शामिल है, लेकिन पिछले 3 मौकों पर ममता कांग्रेस को झटका दे चुकी हैं। पहला मौका गौतम अडानी का मुद्दा था। पिछले दिनों संसद में अडानी को लेकर बुलाई गई राहुल गांधी की फ्लोर मीटिंग में टीएमसी का कोई भी सांसद शामिल नहीं हुआ था। दूसरा मौका तब आया जब ममता ने इंडिया में नेता बनने की इच्छा जताई। अकेले बूते पर बंगाल के चुनाव लड़ने वाली ममता ने इंडिया के भीतर सब कुछ ठीक ना होने का हवाला देकर गठबंधन की कमान संभालने की बात कह दी। तीसरा विवाद अभिषेक बनर्जी के एक बयान को लेकर उपजा है। ममता के भतीजे अभिषेक ने कांग्रेस से पूछा कि आप बताइए ईवीएम कैसे हैक किया जाता है। कांग्रेस इस बयान के बाद बैकफुट पर है। दूसरी पार्टी है सीपीएम। जी हाँ, सीताराम येचुरी के निधन के बाद कांग्रेस और सीपीएम के रिश्ते भी ठीक नहीं चल रहे। केरल में दोनों पार्टियां पहले से आमने सामने चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में दोनों ही लड़ाई में तेजी आई है। सीपीएम के कई बड़े नेताओं को कांग्रेस ने अपने पाले में ले लिया है। दोनों की लड़ाई 2026 को लेकर है। केरल में 2026 में विधानसभा के चुनाव होने हैं, जहां मुख्य मुकाबला सीपीएम और कांग्रेस गठबंधन के बीच ही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी तीसरी पार्टी है जो अलग हुई। दरअसल हनुमान बेनीवाल की पार्टी 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ गठबंधन में थी। बेनीवाल को समझौते के तहत नागौर की सीट मिली थी। वे इस सीट से जीतकर सदन भी पहुंचे थे, लेकिन इसके 6 महीने के बाद ही कांग्रेस से उनके रिश्ते बिगड़ गए। हनुमान बेनीवाल की छोड़ी गई खिसवर सीट पर विधानसभा के उपचुनाव कराए गए। इस उपचुनाव में बेनीवाल की पत्नी मैदान में उतरी थी, लेकिन कांग्रेस ने यहां से अपना प्रत्याशी उतार दिया। कांग्रेस के उम्मीदवार उतारने की वजह से रालोपा बेनीवाल की गढ़ खिसवर से चुनाव हार गई। बेनीवाल अब कांग्रेस के खिलाफ माहौल तैयार कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी भी इस लिस्ट में शामिल है। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में आपने कांग्रेस के साथ समझौता किया था। गठबंधन में आपको ज्यादा फायदा नहीं मिला। आप इसके बाद हरियाणा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे साथ लेने से इनकार कर दिया। अब आपने कांग्रेस के साथ दिल्ली में समझौता न करने का फैसला किया है। आपका कहना है कि दिल्ली में उसे अकेले दम पर जीत मिल जाएगी। आपके पास वर्तमान में राज्यसभा की 10 और लोकसभा की 2 सीटें हैं। भारतीय आदिवासी पार्टी ने भी विपक्षी गठबंधन से किनारा कर लिया है। दरअसल 2024 में इंडिया गठबंधन के तहत भारतीय आदिवासी पार्टी को भी शामिल किया गया था। बाप के लिए राजस्थान की बांसवाड़ा सीट छोड़ी गई थी। बांसवाड़ा सीट पर बाप के राजकुमार रोत ने जीत भी हासिल की। लोकसभा के बाद बाप और कांग्रेस के रिश्ते खराब हो चुके हैं। हालिया विधानसभा के उपचुनाव में बाप ने 84 और सनबुर्ग की
सीट पर प्रत्याशी उतार दिया, जिसके बाद कांग्रेस ने भी यहां से कैंडिडेट खड़े कर दिए। बाप 84 तो जीत गई, लेकिन सनपुर में उसे हार का सामना करना पड़ा। इस लिस्ट में अलग नाम है अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का, क्योंकि लोकसभा में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी समाजवादी पार्टी आधिकारिक तौर पर इंडिया में शामिल है, लेकिन कई मौकों पर सपा ने कांग्रेस से अलग स्टैंड लिया है। मसलन जब ममता बनर्जी ने इंडिया की कमान संभालने की इच्छा जताई तो अखिलेश की पार्टी ने सबसे पहले इसका समर्थन किया। सपा उद्योगपति गौतम अडानी के मुद्दे पर भी कांग्रेस के साथ खड़ा नहीं दिखे। पार्टी का कहना था कि इस मुद्दे को ज्यादा खींचने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के संबल दौरे को लेकर भी दोनों दलों में अलगाव देखने को मिला। वहीं अब दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी का समर्थन कर अखिलेश ने अपने इरादे जाहिर कर दिए हैं। अखिलेश यादव ने खुलकर आपका समर्थन किया है। अखिलेश ने कहा कि जहां भी मेरी जरूरत होगी वहां मैं मौजूद हो जाऊंगा। समाजवादी पार्टी का यूपी, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड जैसे राज्यों में जनाधार है। अभी पार्टी के पास लोकसभा की 37 सीटें हैं। दिल्ली में अगले साल विधानसभा चुनाव है और सियासी पिच में अब से खाद पानी डाला जाने लगा है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार सत्ता में वापसी के लिए पूरा जोर लगा रही है। दिल्ली में महिला अदालत के जरिए अरविंद केजरीवाल ने एक तीर से कई निशाने साधे। केजरीवाल ने इस कार्यक्रम में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को न्योता दिया और अखिलेश यादव ने 2 कदम आगे जाकर खुले मन से चुनाव में केजरीवाल का हर संभव मदद करने का ऐलान भी कर दिया। हैरानी वाली बात यह है कि यूपी में सपा और कांग्रेस का गठबंधन है और दिल्ली में आप और कांग्रेस कट्टर प्रतिद्वंदी है। दरअसल दिल्ली ही आम आदमी पार्टी सरकार ने 2012 में हुए निर्भया दुष्कर्म कांड की 12वीं बरसी पर महिला अदालत कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में आप संयोजक अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री आतिशी और चीफ गेस्ट के तौर पर यूपी के पूर्व सीएम और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की मौजूदगी रही। चुनाव से ठीक पहले महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराध को लेकर केजरीवाल को केंद्रीय गृह मंत्रालय पर लगातार हमलावर भी देखा जा रहा है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में भले ही आप और कांग्रेस ने मिलकर चुनाव लड़ा, लेकिन नतीजों के बाद केजरीवाल ने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली विधानसभा चुनाव वो अकेले लड़ेंगे। यहाँ तक कि केजरीवाल ने सभी 70 सीटों पर अपने उम्मीदवार भी उतार दिए हैं। कांग्रेस ने भी पहले लिस्ट में 21 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। यानी साफ है कि दिल्ली की लड़ाई त्रिकोणीय रहने वाली है। यहाँ सत्तारूढ़ आप से बीजेपी और कांग्रेस से सीधा मुकाबला है। अखिलेश यादव केजरीवाल के साथ खड़े होकर ये संकेत दे रहे हैं कि कांग्रेस के इतर अन्य क्षेत्रीय दल भी विपक्ष की अहम धुरी बन सकते हैं। विपक्षी गठबंधन में कांग्रेस की बड़ी भूमिका के बावजूद अखिलेश यादव ने यह संदेश दिया है कि गठबंधन में क्षेत्रीय पार्टियों की अहमियत कम नहीं है। सवाल यह है कि महीने भर पहले ही यूपी उपचुनाव में सपा और कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की कि वो एक साथ खड़े हैं। सपा ने सभी 9 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और कांग्रेस ने इसका समर्थन भी किया था। अखिलेश का कहना था कि हमने रणनीति के तहत सिर्फ सपा के संबल पर उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। हालांकि नतीजे आए तो सपा सिर्फ 2 सीटें ही जीत सके। तब अचानक ऐसा क्या हुआ जो अखिलेश यादव दिल्ली में आपके समर्थन में खड़े हो गए हैं और हर संभव मदद करने का ऐलान भी कर दिया है? क्या अखिलेश ने कांग्रेस से दूरी बना ली है और यूपी में भी इंडिया अलायंस का वजूद संकट में है? वैसे तो आप, सपा और कांग्रेस तीनों ही दल इंडिया ब्लॉक का हिस्सा है, लेकिन दिल्ली की सियासत में इस अलायंस की शर्तें बिल्कुल ही अलग है। यह विधानसभा चुनाव में आप और कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ रही है। दिल्ली में कांग्रेस आपकी प्रतिद्वंदी है, जबकि कांग्रेस यूपी में सपा की अलायंस पार्टनर है। यानी कांग्रेस और सपा दोनों यूपी में सहयोगी दल है। ऐसे में अखिलेश का कांग्रेस की बजाय केजरीवाल के बुलावे पर कार्यक्रम में आने से तमाम चर्चाएं और सुगबुगाहटें तेज होने लगी हैं। हाल ही में इंडिया ब्लॉक में लीडरशिप की लड़ाई लड़ रही है। एक धड़ा कांग्रेस के समर्थन में है, जबकि दूसरा धड़ा चाहता है कि लीडरशिप में बदलाव हो और अब यह कमान कांग्रेस की बजाय टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के हाथों में सौंपी जाए। ममता खुद इसके लिए तैयार भी हैं। सपा, आप और एनसीपी, शिवसेना और आरजेडी जैसे दल चाहते हैं कि ममता बनर्जी को इंडिया ब्लॉक की कमान सौंप दी जाए। आम आदमी पार्टी बीजेपी के खिलाफ मुखर रही है और अखिलेश यादव का समर्थन ये भी संदेश देता है कि उनका मुख्य उद्देश्य बीजेपी को चुनौती देना है। इससे ये भी संकेत मिलता है कि वे विपक्षी दलों में ऐसे नेतृत्व का समर्थन कर रहे हैं जो बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकता है। शीतकालीन सत्र में इंडिया ब्लॉक में साफ तौर पर दरार देखी गई। जब मुख्य विपक्षी तौर पर कांग्रेस अडानी के मसले पर सरकार को घेर रही थी, तब अखिलेश यादव की पार्टी ने नारेबाजी और प्रदर्शन से पूरी तरह से दूरी बना ली थी और राहुल के साथ खड़े नहीं दिखे। सपा, आम आदमी पार्टी का कहना था कि वो चाहते हैं कि सदन चले, सदन की कार्यवाही में बाधा ना हो। इस बीच यूपी के संबल मसले पर कांग्रेस ने स्टैंड लिया और राहुल गांधी, प्रियंका गांधी खुद वहां जाने पर अड़ गए तो सपा ने चुप्पी साध ली। उसके बाद जब राहुल गांधी 12 दिसंबर को हाथरस दौरे पर पहुंचे और उस दलित लड़की के परिजन से मुलाकात की जिसके साथ 2020 में दुष्कर्म किया गया था, पीड़िता ने 2 हफ्ते बाद 28 सितंबर 2020 को दिल्ली में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया
किया था, जबकि सपा भी संभल और हाथरस मुद्दे को उठाती आ रही है। लेकिन ये संदेश गया कि सपा और कांग्रेस दोनों इस मुद्दे पर साथ नहीं है, बल्कि अलग अलग इस मुद्दे पर मुखर है। यूपी में सपा पीडीए कार्ड यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक खेल रही है और कांग्रेस भी इसी ट्रैक पर आगे बढ़ती नजर आ रही है। फिलहाल सपा और कांग्रेस के बीच तनातनी बढ़ी हुई है। दिल्ली में केजरीवाल को समर्थन देकर अखिलेश यादव यह संदेश देना चाहते हैं कि कांग्रेस के साथ उनके मतभेद हल नहीं हुए हैं। अखिलेश यादव का यह कदम सिर्फ दिल्ली चुनाव तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर राष्ट्रीय स्तर पर गठबंधन की रणनीति पर भी पड़ सकता है। उन्होंने संकेत दिया है कि वे कांग्रेस पर पूरी तरह से निर्भर न रहते हुए क्षेत्रीय दलों के साथ भी नई संभावनाएं तलाश रहे हैं। स्पेशल स्टोरी में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।